Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. आज हम आ गए हैं यूट्यूब चेन क्लास की दूसरी कड़ी में, जो कि रहेगी यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड की। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। मैं आपके लिए अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूं एनटीए नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। हालांकि अभी तक मैंने पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड कोई क्लास नहीं डाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा रिसर्च कर रही हूँ कि मैं उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, जिससे क्वेश्चन आने के फुल चांसेस होते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाली हूं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है, तो थोड़ा वेट करना। ओके, आज हम जो है अपने पेपर 2 के दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं। पहले के अंदर हमने किया था अपना टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा कंप्लीट। उसके बाद मैंने उसका फाइनल सेशन भी किया था, जिसके अंदर हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं सेशन से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो हमने कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो पूरा सेशन नहीं देखा है तो उसका पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, फर्स्ट जो है आज हमारा टॉपिक क्लास रहेगी रिसर्च एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर हम करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफी चांसेस होते हैं आने के। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड ही रिसर्च के मीनिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, या रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट या कोई एजर्शन रीजनिंग आपको आ जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च वर्क कैसे की जाती है, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगी अनअकैडमी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्टडी पार्टनर हो सकता है आपके लिए अनअकैडमी। अगर आप एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज आपको सब प्रोवाइड होता है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा आपके लिए पर्सनल कोच भी अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर। स्टडी बूस्टर सेशंस आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, और एसओपी और इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी, प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी। इसके लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अलग अलग क्लासेस दे रहे हैं। हर मंडे वहां पर न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज, डिफरेंट बैचेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं, जो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप अनअकैडमी के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप ये मेरा रेफरल कोड SHAFALI NTA शिफाली NTA लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस में। ओके, उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट और आ रहा है कि यहाँ पर एक जर्नी टू JRF, एक अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर मिनी मॉक सीरीज शुरू हो चुकी है, मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो रही है 9 फ़रवरी से। अलग अलग आपके एजुकेटर्स की यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अलग अलग एजुकेटर्स जो हैं वो आपको ये जो है मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलना, SHAFALI NTA शिफाली NTA। तो जल्दी से इसके लिए भी एनरोल कर लो, लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च बना है 2 वर्ड से, री प्लस सर्च, मतलब कि हम किसी चीज को दोबारा से सर्च कर रहे हैं। अब हम किसी भी चीज को दोबारा से सर्च क्यों करेंगे? अगर उसे पहले ही ढूंढा जा चुका है, उसके बारे में चेकआउट, उसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो हम उसे दोबारा क्यों कर रहे हैं सर्च? उसका मेन कारण ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पहले से है वो तो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ही हमारे पास। अब उसके अंदर फर्दर हम कोई रिसर्च, फर्दर हम कोई न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके लिए रिसर्च करते हैं। अब आप भी एक लेक्चरर की जॉब करने जा रहे हो, या आप भी एक रिसर्चर बनने जा रहे हो, तो उसके लिए आप जो है ये एग्जाम दे रहे हो नेट या JRF का। अब आपको यूजीसी जो है वो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्यों प्रोवाइड कर रही है, क्यों इतने पैसे जो है वो दे रही है? उसका मेन कारण यही है कि हम जो है अपने सब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, अब इस कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर किसी भी एक टिपिकल सब्जेक्ट के अंदर मैं कोई न्यू नॉलेज अपनी कंट्रीब्यूशन दूं, कोई न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करूं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी
काफी हेल्पफुल रहता है। तो इंडिया की डेवलपमेंट भी हो हमारी, उसके लिए यूजीसी जो है हमें पैसे प्रोवाइड कर रही है, हमें फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है। अब रिसर्च जो है वो देखो कितनी जरूरी है। हम अपने सब्जेक्ट के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, ऑफ कोर्स उससे जो है नॉलेज इंक्रीज होगी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अगर कोई करेक्ट करने की जरूरत है तो वो करेक्शन हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट थियोरीज, फंडामेंटल्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज पहले से डेवलप्ड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च की जा सकती है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, न्यू नॉलेज जनरेट करने के लिए रिसर्च वर्क हमारे लिए काफी जरूरी है। तो ये होता है आपका रिसर्च। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च जो है वो बायस फ्री होती है। दैट मींस ये कोई व्यक्तिगत नहीं होती है। सामने वाला जो रिसर्चर है उसे जो लगता है वो रिजल्ट जो है वो शो नहीं करेगा, जो एग्जैक्टली उसके डाटा कलेक्शन से, उसके एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है वो प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट वो प्रोवाइड करेगा। तो ये टोटली बायस फ्री होती है, एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर। दैट मीन्स इसको हम जो है इसका पूर्ण विश्लेषण करते हैं, उसके बाद रिजल्ट सामने आता है। इन डेप्थ एनालिसिस, इसका गहराई से विश्लेषण किया जाता है और इसके अंदर एक्यूरेसी मेन कंपोनेंट है। जो भी हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं अगर उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है तो उस रिसर्च वर्क को करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। दैट मीन्स वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो एक्यूरेसी इसका मेन मकसद होता है, मेन जो है कंपोनेंट होता है कि एक्यूरेट होनी चाहिए। जो रिजल्ट हम निकाल के लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा पर बेस्ड होना चाहिए और करेक्टली उसे एनालाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद जनरेट न्यू नॉलेज, कोई ना कोई न्यू नॉलेज जो है वो हमारी रिसर्च वर्क के थ्रू क्रिएट होती है और कंसिस्टेंट जो है प्रोसीजर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर यूज किए हैं रिसर्च वर्क को करने के लिए, उसे ही फर्दर उसी प्रोसीजर के ऊपर ही बेस्ड हम आगे की रिसर्च करेंगे। उसके अलावा जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इसको यूज करते हैं। कोई न्यू जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल या थ्योरी जो है वो डेवलप करने के लिए हम इसे जो है वो यूज करते हैं। एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। देखो हर कोई रिसर्च वर्क नहीं कर सकता, जो रिसर्चर है वो प्रॉपरली जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो पीएचडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्टिज्म ही सीखते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। उसके बाद हम कोई ना कोई रिसर्च जो है वो उसे डेवलप करते हैं और हम जो रिसर्च वर्क करते हैं उसे केयरफुली रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट मीन्स हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से उसे रिकॉर्ड करना चाहिए और उसे रिपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल करेक्ट वे से, बिल्कुल सही तरीके से बनाई जानी चाहिए ताकि सामने वाला उसे समझ सके और उसके अंदर एक्यूरेसी मेन कंपोनेंट है, मेन फीचर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पर, रिसर्च प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करते टाइम हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे तभी हम रिसर्च कर सकते हैं। देखो आप भी फर्दर रिसर्च करने जाओगे जेआरएफ के थ्रू तो आपके लिए ही टॉपिक्स, ये पॉइंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखो रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी बहुत जरूरी है जब हम रिसर्च वर्क को करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि हमें कौन सा मेन एलिमेंट है जो हमें करना ही होगा अपने रिसर्च वर्क को शुरू करने से पहले। तो कई उसके अंदर पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि हाइपोथेसिस क्रिएट करना होगा, हमें रिसर्च प्रॉब्लम बनानी होगी, हमें जो है उसका फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। नहीं, सबसे पहला जो ऑफ कोर्स हमारा काम रहेगा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होगी कि दैट मींस हम किस जगह पर, किस वजह से हम जो है ये रिसर्च वर्क शुरू करने जा रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है, सबसे पहली बात जो भी पर्सन रिसर्च कर रहा है, जो भी रिसर्चर है, उसे उस सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर पाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है। कि मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है। अब उस मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आपको ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नॉलेज जो है उसे आपके अंदर उसका जो है इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आप एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, उसके बाद उस ब्रॉड एरिया को डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड करोगे। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट विच स्टेज, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं तो उसको अलग अलग एरियाज के अंदर डिवाइड कर लोगे, सब एरियाज दैट मींस उसके निकाल लोगे। अब आप उस सब एरियाज में सिर्फ एक के ऊपर फोकस करो कि दैट मींस मैं मैच्योरिटी लेवल पर आने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाए, क्या उस टाइम पे हमारा स्ट्रेटजी हो उस टाइम पर।
अब उस स्ट्रेटेजी को देखते हुए, उस एरिया को देखते हुए अब हमारा मेन हम गैप ढूंढेंगे कि कमी कहां पर है। दैट मींस जो अभी तक इसके बारे में स्टडीज हो चुकी हैं उसके अंदर कहां कमी है, कहां पर रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है, उसे हम फोकस करेंगे। देन हम अपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यस हम रिसर्च वर्क किस लिए कर रहे हैं, हम इसी चीज के लिए कर रहे हैं, यही कमी है। और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम रिव्यू भी करेंगे कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स कल अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च वर्क करता हूं या करती हूं तो क्या उसका फायदा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया। अब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते टाइम एक चीज बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी हमने सब एरिया फोकस किया है जिसके ऊपर हम रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, उसके बारे में कितनी रिसर्चेस अभी तक हो चुकी हैं, कितने जर्नल्स लिखे जा चुके हैं, क्या क्या उसके बारे में पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसे पढ़ना, उसे समझना, यही है हमारा लिटरेचर रिव्यू। दैट मीन्स जो पहले से हो चुका है उसको अच्छे से समझना, क्योंकि अब मान लीजिए हमने उसे पूरा नहीं पढ़ा, उसके बारे में जो रिसर्च वर्क पहले हो चुकी है, हमने अपनी रिसर्च वर्क करनी शुरू कर दी और हमने उसी टॉपिक पे रिसर्च वर्क करनी शुरू कर दी जो एक्चुअली पहले से रिजल्ट फाइंड आउट हो चुके हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। हमने रिसर्च वर्क अपनी खत्म भी कर दी है और ये रिजल्ट्स जो है वो पहले भी किसी ने फाइंड आउट कर रखे हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, हमारे फंड्स का नुकसान है, हमारे जो है मेहनत जो हमने की है वो जो है उसका नुकसान है पूरी तरह से। तो बहुत जरूरी होता है लिटरेचर रिव्यू का स्टेप भी। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पहले तो लिटरेचर्स को ढूंढते हैं कि पहले क्या क्या जो है लिखे जा चुके हैं, इसके बारे में कितनी रिसर्च वर्क की जा चुकी है, फिर हम उसे रिव्यू करते हैं, उसे पढ़ते हैं। उसके बाद उसके बेसिस पर कोई थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी करते हैं कि कहां पर कमी है या कहां पर और फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो यहां पर बहुत कंफ्यूजन आती है, कई जो स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं उनको हाइपोथेसिस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट टेंटेटिव रफ स्टेटमेंट होती है, हमने रिसर्च वर्क शुरू की है। ठीक है, हमने रिसर्च वर्क शुरू की है, अब हम उसके बारे में एक रफ सी स्टेटमेंट पहले से क्रिएट कर लेते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट जो है वो ये आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स अब मान लीजिए मैंने अपना रिसर्च वर्क किया कि स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करता है या नहीं करता है, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि दैट मीन्स स्टूडेंट अगर स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसा इफेक्ट उसके ऊपर आता है, अच्छा इफेक्ट आता है, बुरा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अब मैंने अपना हाइपोथेसिस क्या क्रिएट कर लिया, मैंने हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया कि यस स्टूडेंट की जो स्ट्रेस लेवल है वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया, ये मेरा जो है टेंटेटिव स्टेटमेंट होगी। रिसर्च वर्क मैंने शुरू नहीं किया लेकिन एक टेंटेटिव स्टेटमेंट कि अगर ये रिजल्ट आ सकता है तो यस ये चांसेस है कि ये रिजल्ट आ सकता है, तो हमने पहले से एक स्टेटमेंट क्रिएट कर ली। ठीक है, वो नल हाइपोथेसिस हो जाता है, एक दूसरा अल्टरनेटिव भी हो जाता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, दैट मींस ये उसका उल्टा होता है एक तरह से। नल जो है वो अल्टरनेटिव जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। अब अगर हम अपना पूरा रिसर्च वर्क को खत्म करते हैं, एट लास्ट जो है मान लीजिए हमारा नल हाइपोथेसिस जो हमने माना था वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो हम ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव वाले को चुन लेंगे कि हाँ रिजल्ट ये आया है क्योंकि वो उसका अपोजिट है। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, स्टैट्स लगाने के बाद, सारे जो है टेस्ट लगाने के बाद, तो हम कह देंगे कि यस जो हमने टेंटेटिव रिजल्ट सोचा था वही नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये होता है हमारा हाइपोथेसिस। तो अब हमारा काम क्या होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। ये सारे स्टेप्स जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर ही आते हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर पहले हम अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, फिर हम जो है अपना रिसर्च वर्क के बारे में सोचेंगे कि हम जो है इसके बारे में कितना काम हो चुका है पहले से, लिटरेचर रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम अपना हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेंगे। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेप। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन एंड स्टडी डिजाइन। अब देखो, जब हमने अपना
प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया कि हम अपने हाइपोथेसिस तक आ चुके हैं, हमने हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया है कि हम किसके बारे में रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे कि हम इस रिसर्च को कैसे कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, सेकंड स्टेप के अंदर हम पूरा का पूरा रिसर्च डिजाइन क्रिएट करेंगे। अब रिसर्च डिजाइन क्या है, एक तरह से रोड मैप है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से चलेंगे फर्दर, अपनी जो रिसर्च वर्क है उसे कैसे कैसे करेंगे। उसके लिए हम पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करते हैं, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर ये एक पूरा प्लान होता है, टाइम बेस्ड होता है कि हम कितने टाइम के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो करने वाले हैं, हमारा रिसर्च का स्कोप क्या रहने वाला है, ये चीज हम डिसाइड करते हैं। इसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ डाटा, किससे हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, किससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा टाइप ऑफ डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, और डाटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, और फर्दर कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे हम अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ये सब कुछ, दैट मींस हमने रिसर्च को शुरू करने से पहले रिसर्च का एक पूरा ग्लोब, पूरा मैप तैयार कर लिया कि हम ऐसे 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 ये सब काम करने वाले हैं। तो ये है आपका टोटली सेकंड स्टेप, इसके अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेप अभी हम कर चुके हैं। उसके बाद ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, हमने अपना रोड मैप रेडी कर लिया है, काम को कैसे करना है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लग जाओ काम पर, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, डाटा को कलेक्ट करना। अब हम डाटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट पहले डेवलप कर लेते हैं कि हम इस डाटा कलेक्शन को कैसे करने वाले हैं। अब देखो, डाटा कलेक्शन के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो प्राइमरी बेसिस या सेकेंडरी बेसिस। अब हम प्राइमरी के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि हम खुद जाकर जो है वो डाटा कलेक्शन करने वाले हैं सामने वाले सैंपलर से, सामने वाले जो हमारे सैंपल यूनिट्स हैं उनसे खुद जाकर डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सेकेंडरी क्या होता है कि जो पहले से मान लीजिए डाटा कलेक्टेड है, उस डाटा कलेक्शन को ही, जो डाटा कलेक्टेड डाटा है उसी को ही हम यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर। तो ये होता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं, सैंपल यूनिट्स को देख सकते हैं, या उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो मेल के थ्रू कर सकते हैं, फोन के थ्रू कर सकते हैं, उनका पर्सनल इंटरव्यू जाकर फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं उनका। अब सेकेंडरी बेसिस के अंदर क्या हो गया, अब सेकेंडरी में हम क्या करें, सेकेंडरी में हम टीवी के अंदर कोई डाटा दिया गया है, रेडियो के अंदर कोई डाटा आ रहा है, इंटरनेट पे कुछ बताया जा रहा है, मैगजीन से रिलेटेड हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मैगजीन के अंदर दिया गया है, बुक्स, न्यूज़पेपर, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मान लीजिए कोई डाटा आपको दिया गया है, कुछ स्टूडेंट्स का आपको डाटा चाहिए तो आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर, स्कूल्स के अंदर जाकर उनका डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है आपके सोर्सेज ऑफ डाटा। आप कौन से सोर्स ऑफ डाटा को यूज कर रहे हैं, कौन से आप डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, प्राइमरी को, सेकेंडरी को। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप फर्दर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गए हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिसके अंदर आपको जो है डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट का काम करना होता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर करने वाले हैं, स्टेप 4, वो है सेलेक्टिंग सैंपल। इसके अंदर क्या होगा कि अब हमने डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स तो सिलेक्ट कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, अब हम जो है वो सैंपल यूनिट सिलेक्ट करेंगे कि हम एक्चुअली डाटा किससे कलेक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर फर्दर अलग अलग जो है वो डिसीजंस आ जाते हैं कि हम ऑफ कोर्स सैंपल यूनिट्स कौन से सिलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज कितना रखेंगे, बड़ा रखेंगे, छोटा रखेंगे, जो डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कितनी बड़ी जो है वो यूनिट्स हैं, कितनी सारी यूनिट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम सैंपल साइज कितना सिलेक्ट करें। उसके अंदर से प्रोसीजर क्या है हमारा, पब्लिशिंग इंपॉर्टेंस कितनी है स्टडी की, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है सैंपल साइज हमारा। उसके बाद सैंपलिंग, कौन सी सैंपलिंग मेथड जो है हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मेथड जो है वो सैंपलिंग के आपके दो तरह के होते हैं, रैंडम एंड नॉन रैंडम। उसके अंदर फर्दर बहुत सारे सैंपलिंग मेथड्स आ जाते हैं जिसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो जरूर दूंगी, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पेपर 2 कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो 101% आपको मिल जाता है। तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग जो है, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग जो है, उसके ऊपर हम अलग से जरूर वीडियो देंगे। तो अभी के लिए आपको कितना करना है, सिलेक्टिंग सैंपल के अंदर आपको क्या है कि आपको बताया गया है सैंपल कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, कौन कौन से सैंपल सिलेक्ट किए जाएंगे, कितने साइज के सैंपल सिलेक्ट किए जाएंगे, डेट मीन सैंपल साइज कितना रहेगा हमारा, और हम कौन सा मेथड जो है वो चूज करने वाले हैं सैंपलिंग के लिए। ये हमारा 4th स्टेप आ जाता है सिलेक्टिंग सैंपल्स के अंदर।
ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है राइटिंग आ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल राइट करना। रिसर्च प्रपोजल क्या है? एक्चुअली हम सामने वाले को प्रपोजल दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं उसको, सामने वाले पर्सन को। एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है, 3 से 7 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमने अपनी रिसर्च की प्रॉपर समरी बता दी है, उनको बेनिफिट बता दिया है कि एक्चुअली रिसर्च का लास्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या हम रिसर्च फाइंडिंग्स इसके बेसिस पे निकालने वाले हैं जिसका आपको क्या फायदा होगा। तो एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं ये? हमें बजट चाहिए, हमें जो है वो पैसा चाहिए। तो हम बजट के लिए, उसकी रिक्वेस्ट के लिए हम सामने वाले पर्सन के अभी जो है सामने ही उनके सामने पूरी समरी रख रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये नीड है, इसकी जरूरत क्या है, क्या किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, कौन सा टाइप ऑफ डाटा हम कलेक्ट करने वाले हैं, किस तरीके के डाटा कलेक्शन के हम साधन यूज करने वाले हैं, एनालिसिस किस टाइप से करेंगे हम, उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इसकी क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, कौन कौन से हम फंड्स की हमें यहां पर जरूरत है, कितने टाइम के लिए जरूरत है। उसके अलावा हम प्रपोजर का प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, उनके सिग्नेचर जो है, उनके प्रोफाइल जो है वो भी साथ में यहां पर देते हैं कि इसे एक्चुअली ये प्रपोज कौन कर रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखी जाती है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर आ जाता है वो है कलेक्टिंग डाटा। अब हमने सारा अपना काम कर लिया है, ऑफ कोर्स हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स रेडी कर चुके हैं डाटा कलेक्शन के। अब हम उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाटा को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज है चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज है। हमने डाटा कलेक्शन कहां से करना है? इस स्टेप के अंदर हम एक्चुअली अपने सैंपल यूनिट से डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, फुल एक्यूरेसी के साथ उसे रिकॉर्ड करेंगे, यही है कलेक्टिंग डाटा का स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं बची है कोई भी, तो हम ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा क्या है? इसके अंदर जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेप पर जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, अब हम उसके ऊपर फर्दर जो है वो काम करेंगे उस डाटा के ऊपर। वो एक तरह से हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है, जिसे हम क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग से उसे डिवाइड करेंगे, समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, देन उसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी हाइपोथेसिस टेस्ट हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जो हमने हाइपोथेसिस पहले से क्रिएट किए थे, वो हाइपोथेसिस एक्चुअली वो एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट जो है, डिफरेंट अलग अलग टेस्ट होते हैं आपके, उसे हम यूज करते हैं। टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बहुत कम, रेयर आपका पेपर 1 के अंदर आता है। तो जितना भी उसके अंदर मटेरियल आपके लिए जरूरी है उसके लिए अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो टेंशन फ्री रहिएगा इसके लिए, ठीक है। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, फिर क्या होता है? जब हमने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस टेस्ट लगाने के बाद उसके अंदर से रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, अब जो है रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस के बेसिस पर एक जनरलाइजेशन, एक थ्योरी क्रिएट कर सकता है। दैट मींस अब शुरुआत में मेरा हाइपोथेसिस क्या था कि स्टूडेंट का जो स्ट्रेस लेवल है वो उसकी परफॉर्मेंस लेवल को अफेक्ट करता है, तो मैं इसके बेसिस पर एक थ्योरी क्रिएट कर सकती हूँ, यस ये उसे अफेक्ट करता है, किस हद तक अफेक्ट करता है, जिसके अंदर थ्योरी के अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा यहाँ पर बात आ जाती है, अगर मान लीजिए कि रिसर्चर ने कोई भी हाइपोथेसिस पहले से क्रिएट किया ही नहीं था, सिंपली जो है वो अपना रिसर्च वर्क को शुरू कर रहा था, रिसर्च वर्क उसने किया है, तो अब क्या है, वो कोई जनरलाइजेशन तो क्रिएट नहीं कर सकता, कोई थ्योरी तो क्रिएट नहीं कर सकता। अब जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी के बेसिस पर वो अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करता है, और जिसे हम इंटरप्रिटेशन बोल देते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि कई नए क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं जिससे हम फर्दर रिसर्च को भी डेवलप कर सकते हैं, तो ये खासियत है आपकी इंटरप्रिटेशन की। ओके, लास्ट स्टेप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट को लिखना। अब हमने पूरा रिसर्च वर्क जो किया है उसका रिजल्ट सामने वाले को शो करने के लिए कि हमने क्या रिजल्ट निकाला है, किस तरीके से हमने जो है ये रिसर्च वर्क को किया है, वो सामने वाले को हम पेश करेंगे, उसको दिखाएंगे। तो ये होता है हमारा रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, हर किसी उसे इजी तरीके से समझ पाए, और एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई बायसनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें जो है वो ध्यान रखी जाती है रिसर्च रिपोर्ट को लिखते टाइम। कई स्टेप्स जो है, कई जो है सेक्शंस हमारे रिसर्च के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर फर्दर आ जाता है टाइटल पेज, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट देना, और उसके अलावा आपका आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देना, इंट्रोडक्शन बताना, रिसर्च डिजाइन के बारे में बताना, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में एक अलग से कॉलम दिया जाता है, समरी और कंक्लूजन दिया जाता है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, और फर्दर रिसर्च के लिए भी सजेशन दिए जाते हैं कि अब मैंने इतना काम कर दिया है, अगर आपको लगता है कि आपके रिसर्च वर्क के अंदर कुछ भी कमी रह गई है तो आप उसके सामने उसको सजेशन भी दे रहे हो, और रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की लिस्ट भी दी जाती है। दैट मीन्स आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च वर्क के अंदर यूज की है, अगर आपने वो कहीं से भी पिकअप की है, कहीं से भी ली है, तो उस रेफरेंस
रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के बारे में उसकी लिस्ट जो है प्रॉपर आप दोगे कि हाँ मैंने अपना जो सारा डाटा है वो यहाँ से सिलेक्ट किया है, यहाँ से जो है वो लिया है। तो ये सब जो है आपका रिसर्च प्रोसेस हो गया। आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। होप्स आपको ये सारा ये जो टॉपिक है उसे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में लिख सकते हो। ओके यस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी और स्टूडेंट को भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।